हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लुसेंट का सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है बायोलॉजी से, यानी जीव विज्ञान से आता है। तो हम लोग स्टार्ट भी करें जीव विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो जीव हैं उन जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत, और जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका विकास कैसे हुए कैसे काम करते हैं, उनकी रचना कैसी है, वातावरण में उनकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है और आपस में वो कैसी क्रियाएं करती है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी, ये सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं, यानी बायोलॉजी में करते हैं। तो जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? अरस्तु या एरिस्टोटल को जाता है। इंग्लिश में ऑप्शन में एरिस्टोटल दिया रहेगा हमेशा, और हिंदी में ऑप्शन रहेगा तो अरस्तु रहेगा। और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर जो भी जीव विज्ञान है, बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी यदि पूछेगा क्वेश्चन में तो इन्हीं को कहा जाता है, अरस्तु को या एरिस्टोटल को ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन जो जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो बायोलॉजी वर्ड है, टर्म है, जो किस चीज़ से बना है? बायोस से बना है, जिसका मतलब जिंदगी है, लाइफ है, और लोगस का मतलब होता है कि उनकी स्टडी करना, लाइफ की स्टडी करना, बायोलॉजी का पूरा मतलब हो रहा है। और ये जो शब्द है, ये शब्द उन्होंने नहीं दिया, अरस्तु या एरिस्टोटल ने ये बायोलॉजी वर्ड नहीं दिया। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी वर्ड या टर्म जो है वो किसने दिया? तो ये 1801 ईस्वी में लेमार्क जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, इन दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी वर्ड दिया है, बायोलॉजी शब्द दिया है। उसके बाद आगे जाते हैं। जो बॉटनी है, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जो बायोलॉजी है ना इसको दो भागों में बांटा गया, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और बॉटनी किससे बना है? बोटेन से बना है, जो कि हर्ब है यानी कि पेड़ पौधे, पादप से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। दूसरा है प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें जून का मतलब ही होता है एनिमल और लोगस का मतलब एनिमल का स्टडी करना। और ये जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। यहाँ देखिए, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है और अलग से साइंटिस्ट आ रहा है थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस जो है, इन्होंने वनस्पति शास्त्र थे ये, तो बोटेनिस्ट थे एक तरह से। इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसमें 500 किस्म के पौधों के बारे में वर्णन किए थे। इनकी इन पुस्तक की वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा। तो इस तरह से यदि पूछेगा वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो थियोफ्रेस्टस, या फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो थियोफ्रेस्टस। अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम था, जिसमें उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया। तो इसलिए इनके भी नाम पे आ गया फादर ऑफ जूलॉजी, और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और अरस्तु को और भी किसका फादर कहा जाता है तो बायोलॉजी के भी फादर कहा जाता है। ऊपर हम लोग पढ़े थे कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है तो अरस्तु, एरिस्टोटल को। उसी तरह से जूलॉजी के भी फादर अरस्तु, एरिस्टोटल। आगे है जीवधारियों का वर्गीकरण। इतने सारे जीव हैं तो उनको कैसे वर्गीकृत किया जाए, अलग अलग भाग में बांटा जाए, तो उसके लिए साइंटिस्ट आए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वे जॉन रे आए, उन्होंने भी वर्गीकरण का काम किया। और लेकिन जीवधारियों के जो आधुनिक वर्गीकरण है उसका मुख्य प्रमुख जो योगदान दिया था वो कैरोलस लिनियस दिया था।
सबसे पहले पूछेगा तो वो जॉन रे, बट उन्होंने कुछ खास नहीं बताया था, इसलिए बाद में जब आधुनिक वर्गीकरण पूछा जाएगा, जो कि थोड़ा फेमस भी है आजकल, फेमस आधुनिक वर्गीकरण, तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय किनको जाता है? कैरोलस लीनियस को जाता है। और इनका जन्म और मृत्यु यहाँ दिया हुआ है 1708 से लेकर 1778 ईस्वी, और इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखी। कैरोलस लीनियस ने क्या क्या पुस्तक था? एक पहला था जेनेरा प्लांटेरम, दूसरा सिस्टेमा नेचुरे, तीसरा क्लासिस प्लांटेरम, चौथा फिलोसोफिया बॉटेनिका। और इन जितना भी चार है, इन चारों में उन्होंने क्या किया, जितने भी जीव है ना, तो जीवधारियों को अलग अलग भाग में बांट दिए, तो वो पूरा विस्तृत रूप से इनमें प्रकाश डाला है वर्गीकरण पे। इनकी जो एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा था, उसमें उन्होंने बताया कि ये जितने भी जीव है ना, इनको दो भागों में, दो जगत में या दो किंगडम में बांट दिए, जिसमें पहला जो आएगा वो प्लांट या पादप जगत में आएगा, प्लांट किंगडम। दूसरा जो है वो जंतु जगत, एनिमल किंगडम में बांटा। तो इस तरह से आपका आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली किसने डाली है? तो इसलिए यदि ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली कैरोलस लीनियस को जाता है। कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही दो किंगडम बताया, एक होगा पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। और इसी से फिर आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली का जो नींव किसने रखा? सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस ने दिया, और इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया, फादर ऑफ टेक्सोनोमी या वर्गीकी का पिता भी इनको कहा जाता है। फिर परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान, अंततः ये जो द्विजगत वर्गीकरण चलते आ रहा था उसको अब हटा के R.H. व्हिटेकर आए, जिन्होंने 1969 में 1969 में बोला कि दो जगत द्विजगत वर्गीकरण ना होकर 5 जगत प्रणाली होगा, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 जगत क्या क्या रखा? 5 जगत या 5 किंगडम क्या क्या है? पहला जो आएगा वो पहला कैटेगरी मोनेरा में होगा, दूसरा प्रोटिस्टा में, तीसरा पादप या प्लांटी में, चौथा कवक या फंजाई में, और पांचवा एनिमेलिया में। जो पहला है मोनेरा, इस जगत में जितने भी प्राकैरियोटिक जीव हैं, दो टर्म है, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब है कि उस जीव के अंदर में जो केंद्रक है वो ठीक से नहीं है, केंद्रक ठीक से बना हुआ नहीं है, तो वो परिपक्व नहीं है, तो वो सारे जीव आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल है? जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, या आपका सियानो बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, ये सब चीज़ मोनेरा में आएगा। यहाँ तक कि तंतुमय जीवाणु भी आपका मोनेरा में आएगा। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, और इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा में जो भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो तरह के जीव होते हैं, या तो एक एक कोशिका से बना होगा वो जीव तो वो एक कोशिकीय जीव होगा, या एक से ज़्यादा कोशिका से कोई जीव बना है तो वो बहुकोशिकीय होगा। तो प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय होगा, और प्राय जो पानी में रहते हैं यानी कि जलीय, और जिनके केंद्रक भी, उनके जो कोशिका के अंदर केंद्रक है वो भी आपका अच्छी से रहता है, अच्छे से बना हुआ रहता है, तो वो सब हमारा यूकैरियोटिक हो गया। तो जलीय यूकैरियोटिक जीव ये सब, ये भी हमारा प्रोटिस्टा में आएगा। फिर आते हैं कि पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना, इसी जगत में प्रोटिस्टा में यूग्लिना भी आता है, तो प्रोटिस्टा में हमारा यूग्लिना भी आएगा। और ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि पादप और जंतु के बीच में कौन आता है? तो यूग्लिना आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपको, ये दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। यूग्लिना जो है दो तरह का जीवन पद्धति को ये प्रदर्शित करता है। एक सूर्य के प्रकाश में अपना खुद का भोजन भी बनाना, और प्रकाश के अभाव में दूसरों पर भी डिपेंड रहना। तो ये पादप तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खुद का भोजन बनाती है, तो इसलिए ये पादप जगत में भी आया। और जंतु जो है वो तो उसके अभाव में दूसरों पे ही डिपेंड रहता है,
तो इस तरह से जंतु जगत और पादप जगत के बीच में कौन सा आता है, तो यूग्लिना आता है। फिर तीसरा है पादप प्लांटी। इस जगत में सभी जो रंगीन बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए शैवाल, मोस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। चौथा है कवक या फंजाई। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना भोजन के लिए। तो ये परपोषित जीवधारी भी होते हैं और जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं और परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। और इसका जो बाहर वाला परत होता है वो कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, वो काइटिन की बनी होती है। तो ये एग्जाम में आते रहता है कि कवक या फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। फिर आता है लास्ट जो 5 नंबर है वो एनिमेलिया है। ये RH विटेकर के ही जो 5 जगत है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। जो 5वां नंबर है वो एनिमेलिया है। ये भी कैसे होते हैं, सभी बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु समभोजी होलोजोइक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उपभोक्ता जीव होते हैं और इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। एनिमेलिया को क्या कहते हैं, दूसरा नाम मेटाजोआ भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। अब जितने भी जीव हैं उनका एक नामकरण का भी पद्धति होगा। तो नामकरण की द्विनाम पद्धति जानते हैं अभी। 1753 ईस्वी में वही कैरोलस लिनियस जो कि आधुनिक वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट को दिया था, कैरोलस लिनियस ने, उन्होंने 1753 ईस्वी में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इन्होंने तो द्विनाम पद्धति किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने दिया। कौन सी ईस्वी में दिया, 1753 ईस्वी में दिया। और इस पद्धति के अनुसार जितने भी जीवधारी है उनका लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर नाम बनेगा। पहला शब्द क्या होगा, उनका जो भी जीव है उसके वंश का नाम यानी जेनेरिक नेम, और दूसरा जो है उनकी जाति का नाम यानी स्पीसीज नेम। वंश और जाति नामों के बाद उस वर्गीकी यानी साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। जिस साइंटिस्ट ने भी वो नामकरण किया उस साइंटिस्ट ने अपना नाम रख देगा, उसके बाद लास्ट में ऐड कर देगा जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा। जिस भी साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर जाति को खोजा है तो वो अपना नाम, सबसे पहले तो आएगा आपका वंश का नाम, उसके बाद जाति का नाम, उसके बाद वो साइंटिस्ट अपना खुद का नाम ऐड कर देगा। इस तरह से ये द्विनाम पद्धति बनेगा। खोजा और जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इंसानों के नाम पर, जैसे मानव का जो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम हम लोग क्या जानते हैं, हमेशा से सुनते आए। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उन्हें ये चीज़ तो हमेशा से सुनते आएंगे कि होमो सैपियंस लीन। होमो जो है यहाँ पे वंश का नाम है, सेपियंस जो है वो जाति का नाम है, और लीन जो है वे कैरोलस लिनियस ने इस नाम को इजाद किया है, इसलिए बनाया है, इसलिए उनका नाम लीन। इस तरह से द्विनाम पद्धति ऐसे यूज होता है। वास्तव में होमो जो है उस वंश का नाम, देखिए, जिसकी एक जाति सेपियंस और लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। अब आते हैं हम लोग सेल के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। कोशिका एवं कोशिका संरचना। कोशिका यानी सेल, ये क्या है, ये जितने भी जीव है ना उसका आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मतलब इंग्लिश में देखेंगे तो क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। जीने का ये फंक्शन, काम करने का और बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला
यानी डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या रहता है, सेल जो है, सेल के चारों ओर एक पारगम्य कला है जिसका नाम डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, तथा इसमें प्रायः खुद से ही रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, स्वजनन की क्षमता होती है सेल में। किसी और की ज़रूरत नहीं होता, वो खुद से ही जनन करने लगता है। एक सेल से 2 सेल 4 सेल, इस तरह से वो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है एक सेल में। प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है। जितने भी जीव हैं उन सभी जीव का जो शरीर है वो ये छोटे छोटे सेल से ही मिलके बना होता है। कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं, ये भी बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप कोशिका और उसके अंदर की जितनी भी वस्तु हैं उसकी रचना, उसकी कार्य की यानी फिजियोलॉजी, इन सब का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में। तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी कोशिका के जो भी अंग है, उनकी रचना कैसी है, उनके अंदर से फिजिक्स कैसी है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में। नेक्स्ट आते हैं कि कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। तो किसने की थी? सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हो गया था और साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। बट ये कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी। उन्होंने, जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था और जो लकड़ी होता है ना, जो पेड़ है, पेड़ का जो छाल होता है, उसी पे उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उस पे उसका एक टुकड़ा लिया था, कॉर्क लिया था, उसकी एक पतली काट या सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उनको माइक्रोस्कोप से देखने पर दिख रहा था, जिसको कि उन्होंने सेल नाम दे दिया। तो कोसा शब्द जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि एक सूक्ष्म कक्ष या एक लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का जो अध्ययन है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, तो रॉबर्ट हुक ने एक जो पुस्तक लिखी थी वो थी माइक्रोग्राफिया, उसमें प्रकाशित है। ल्यूवेनहोक ने, उसके बाद आता है ल्यूवेनहोक, जिन्होंने एक्चुअल में जो एक जीवित कोशिका है उसका अध्ययन किया था सबसे पहले 1674 ईस्वी में। यदि बोलेगा जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहोक ने। और केवल यदि बोलेगा कोशिका की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और ल्यूवेनहोक ने ये जीवित कोशिका को देखा था 1674 ईस्वी में। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल यानी क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो 19वीं सदी का जो लास्ट वाला अंतिम चौथाई काल था उसी को क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण, कुछ निम्नलिखित है, कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। फिर आता प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो डू जार्डिन ने किया था। लेकिन जो कोशिका के अंदर में जो अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ जिनको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया, तो जीव द्रव्य को, जो वो जीव द्रव्य है उसकी खोज किसने किया था? तो वो पुरकिंजे ने किया था। बस जो शब्द है नाम, ठीक है, सेम चीज़ है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? तो डू जार्डिन ने किया था। और इस जो द्रव्य का ये जो नाम है प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य, नाम जो किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था 1839 ईस्वी में। तीसरा पॉइंट है कि जितने भी पौधे हैं, पादप है, वो उनका जो शरीर है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है। ये स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट ने 1838 ईस्वी में कहा। सेम उसके एक साल बाद 1839 में जंतुओं के लिए जो साइंटिस्ट स्वान था उन्होंने भी यही कहा कि जंतुओं का शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर पॉइंट नंबर 5 बता रहा है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, पहले से जो कोशिका है ना उसी से होता है नया कोशिका का निर्माण, कुछ दूसरा कुछ नहीं होता है।
प्रीवियस जो पहले से कोशिका है उसी से ही नया कोशिका उत्पन्न होता है। तो ये बिरचो ने कहा 1855 ईस्वी में। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, मैक्सवेल ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक भी होता है। और इस कथन को क्या बोलते हैं, कौन सा थ्योरी बोलते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था 1861 ईस्वी में दिया था। और इसके अंतर्गत क्या बोला गया था, तो इसके अंतर्गत मैक्सवेल ने बताया कि जो कोशिका है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। फिर पॉइंट नंबर 7 में बताया कि जो केंद्रक है वो आपका वंशानुगत लक्षण यानी कि पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। ये चीज़ आपका ट्रासबर्गर ने 1884 में बताया। फिर पॉइंट नंबर 9 है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, इसकी खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में किया था। फिर पॉइंट नंबर 9 है, जो केंद्रक है उसके भीतर एक संघनित भाग है जो केंद्रिका की खोज है वो किसने किया था, 1774 ईस्वी में फेलिक फोंटाना ने किया। फिर आता है 10 नंबर पॉइंट, 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया। तो क्रोमेटिन का पता किसने लगाया था, फ्लेमिंग ने लगाया था 1880 ईस्वी में। और कोशिका विभाजन के बारे में बताया, क्रोमेटिन का भी पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में फ्लेमिंग ने ही 1880 में बताया। फिर आता है जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, उसका नामकरण किसने किया, वाल्डेयर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का नामकरण किया 1888 ईस्वी में। फिर आता है पॉइंट नंबर 12, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित का नामकरण किसने किया, ये नाम किसने दिया, तो स्चिम्पर ने 1883 ईस्वी में दिया। फिर 13 में है कि 1892 में बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बीच अंतर को स्पष्ट किया। 14 नंबर है राइबोसोम की खोज किसने किया, तो जी पैलेड ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। फिर लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो डुबे जी ने, तो डी डुबे 1958 ईस्वी में किया। फिर सेंट्रोसोम का नामकरण, ये सेंट्रोसोम नाम जो है तारक का है, ये नाम टी बॉबेरी ने 1888 ईस्वी में दिया। फिर बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की 1890 ईस्वी में और इसे नाम दे दिया बायोप्लास्ट। बेंडा जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए, लेकिन सब माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण होने से पहले इसको बायोप्लास्ट कहा जाता था, जो कि सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन ने खोजा और उसका नाम बायोब्लास्ट था। लेकिन जब बेंडा आए तो उसका नाम चेंज करके उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोले। कोशिका की जो आकृति है और आमाप, सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति और आमाप में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है, तो अलग अलग जीव के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि किसी में एक ही कोशिका हो सकती है और किसी में एक से ज़्यादा कोशिका हो सकती है। जिसमें सभी जीव प्रक्रम जो है, जिसमें एक कोशिका होता है उसमें जितने भी जीव प्रक्रम है वो सब एक कोशिका द्वारा ही संपादित हो जाता है। उसका सारा फंक्शन वही एक कोशिका के द्वारा ही हो जाता है। और कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार्य संपादित करती है। और कुछ अन्य जीव है जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं, तो वो अलग अलग कोशिका जो है अलग अलग काम को करती है। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तो एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल देखा जाए तो अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु या बैक्टीरिया।
इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती है। बहु मीन्स एक से ज़्यादा में 1 2 3 4 नहीं, लाखों की संख्या में कोशिकाएं हो सकती है। बहुकोशिकीय पौधों और जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की हो सकती है। इनका आकृति भी अलग अलग हो सकता है। जो कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होते हैं, अधिकतर कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोलाकार, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। गोल के आकार का ही होगा, फिर भी डिफरेंस रहेगा। तो ये कोशिकाएं घनाकार और या स्तंभाकार हो सकती है। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी और शाखान्वित यानी तंत्रिका कोशिका भी होती है। शाखा ब्रांच निकला हुआ रहता है, इस तरह का कोशिका भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है तंत्रिका कोशिका। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है। ज़्यादातर कोशिकाएं क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा होता है, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। और सूक्ष्मतम जो आकार है कोशिका का आकार, वो 0.1 माइक्रोन होता है। बहुत ही छोटी छोटी कोशिका होती हैं जिनका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोन, जो सबसे छोटा कोशिका है। और इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है। ये जो एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा जीवाणु, इसमें सबसे सूक्ष्मतम कोशिका पाई जाती है जो कि 0.1 माइक्रोन की होती है। जंतुओं की पेशी कोशिका और जूट एवं सन जैसे पौधों के रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। जंतुओं की जो पेशी कोशिका और जूट एवं सन जैसे पौधों की रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। और अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला जो पीला होता है, अंडा जो हम लोग खाते हैं उसके बीच वाला पार्ट कैसा होता है? पीला पदार्थ होता है, जिसको योल्क कहा जाता है, पीतक कहा जाता है। वो भी एक कोशिका है। अंडे का जो अंदर का पीला वाला भाग है, योल्क जिसको बोलते हैं, पीतक जिसको बोलते हैं, वो भी एक कोशिका है। और उबले अंडे में हम लोग बहुत ही आसानी से स्पष्ट ये दिखाई देता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसका माप होता है 170 मिलीमीटर, और ये जो कि सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कि हम बिना किसी युक्ति की सहायता से देख सकते हैं। वो इस तरह से बड़ा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। सबसे छोटा वाला जो होता है वो 0.1 माइक्रोन का होता है। और माइकोप्लाज्मा जीवाणु जो है उसमें जो कोशिका है वो सबसे छोटा वाला पाया जाता है, 0.1 माइक्रोन का भी। फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, किसने दिया था ये कोशिका सिद्धांत? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन जो था वो जर्मनी का था और ये वनस्पति से रिलेटेड था साइंटिस्ट, और 1838 ईस्वी में दिया था। और जो जंतु वाले साइंटिस्ट थे वो थे स्वान, 1839। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया। फिर कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें हैं। पहला पॉइंट है कि जितने भी जीव हैं उनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है या ओरिजिन जो है वो एक कोशिका से होती है। जितना भी जीव है उनकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। तो इतने सारी कोशिकाएं काम करती है जिससे कि एक जीव अपना काम कर पाता है। चौथा है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। केंद्रक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। तो कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, जिस भी क्रिया से एक दूसरा नया कोशिका बनेगा, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? केंद्रक का होता है। तो इसलिए इसको कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं केंद्रक को, और सृष्टिकर्ता भी बोला जा रहा है। फिर कुछ एक्सेप्शन है। जो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत है उसमें कुछ अपवाद है। अपवाद है कि पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है। पारंपरिक अर्थों में देखा जाए तो कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक तथ्य है, एक बात है
कि जो वायरस या विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती। ऐसे तो विषाणु या वायरस भी एक जीव के अंतर्गत आ रहा है, इसके बावजूद उसके में कोई कोशिका ही नहीं होती है, तो इसके लिए ये सारा जो ये वाला तत्व है ये गलत हो जा रहा है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन है विषाणु में, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती और सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि बिलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। कोशिका की अवस्था से पहले ही ये उतना ही दूर पहुंचे हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक्सेप्शन है कि हर जीव आपका कोशिका से मिलकर बना होता है। ये यहाँ पे वायरस के केस में गलत हो जा रहा है। फिर आते हैं हम कोशिका के प्रकार। तो रचना के आधार पर जिस हिसाब से बना हुआ है, तो रचना के हिसाब से कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं प्रिमिटिव सेल कहलाती हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं इसको प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, और इसकी जो रचना होती है वो सरल रचना होती है, सरल रचना वाली कोशिका। और इस प्रकार की कोशिकाओं में जो स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस, इनका जो केंद्रक है ना पूरी तरह से बना हुआ नहीं रहता है, बाकी सारे पार्ट्स होते हैं उनके कोशिका के अंग, बट इनमें जो केंद्रक है वो ठीक से अस्पष्ट नहीं बना हुआ रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में, इस कैटेगरी में रख देते हैं। जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल, इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो उसमें भी केंद्रक पूरी तरह से नहीं बना रहता, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल। इनका आकार जो होता है वो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच में रहता है जीवाणु कोशिका का आकार। इनमें पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, अर्थात डीएनए द्वारा जो भी निर्मित गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो डीएनए, इनमें पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ है जो भी इसमें है जीवाणु कोशिका में, जेनेटिक मटेरियल जो होता है अर्थात जो डीएनए द्वारा बनता है क्रोमोसोम्स, और कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे मौजूद रहता है, तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के विशेष कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इस विशेष क्षेत्र को, और जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स उपस्थित रहता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसकी अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में रहित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है। फिर दूसरा कोशिका का टाइप रचना के हिसाब से यूकैरियोटिक, और वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, जो पूरी तरह से विकसित है, वो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पौधे और जंतु में पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक जो है, इनको छोड़कर इनमें जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक ही होती है। वायरस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, इनको छोड़कर पौधा हो या जंतु हो, सब में यूकैरियोटिक होते हैं। ये रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इनका आकार बड़ा होता है, जिसमें भी ये सब रहेगा वो उनका आकार भी बड़ा होगा। इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक भी होता है और चारों तरफ से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा भी रहता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो कोशिका के अंग भी उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में, और इनमें जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र है उसकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक दोनों में डिफरेंस दे दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ये आदिम कोशिकाएं हैं और ये सुविकसित कोशिकाएं, अच्छे से विकसित कोशिकाएं हैं। और ये आदिम मतलब कि उस टाइम पे विकास ठीक से नहीं हुआ था, तो ये आदिम कोशिकाएं हैं। दूसरा पॉइंट इनमें प्रारंभिक अविकसित
केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक है वो भी ठीक से विकसित नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में पूरी तरह से पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। तीसरा है, इसमें जो केंद्रक कला है और न्यूक्लियस है वो नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियस नहीं है तो उसके चारों ओर का झिल्ली, ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होगा यूकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, दोनों ही उपस्थित रहता है। फिर चौथा पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक में झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्जी तंत्र, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लाइजोसोम्स, फिर हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते। अब ये ठीक से परिपक्व बने नहीं है तो इसलिए इनमें कुछ जो कोशिका के अंग है ना वो सब नहीं होते। यूकैरियोटिक में ये सब कुछ होते हैं। फिर आते हैं पांचवा, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, समान रूप से कोशिका का मतलब 1 से 2 बना बराबर बराबर में, तो इस तरह से समसूत्री माइटोसिस नहीं होता है, उस हिसाब से कोशिका विभाजन नहीं होता है, बट इसमें होता है यूकैरियोटिक में। फिर इसमें श्वसन तंत्र जो है प्लाज्मा झिल्ली में होता है, और जब यूकैरियोटिक होगा तो उसमें सांस लेगा वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से लेगा, और इसमें प्लाज्मा झिल्ली की मदद से लोग सांस लेता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक इसमें नहीं रहता, अनुपस्थित होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। फिर आता है राइबोसोम्स जो है वो 70S प्रकार का होता है, 70 प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। फिर जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक में फ्लेजेला में सूक्ष्म तंतु होते हैं कशाभिका, जो 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में सूक्ष्म नलिकाओं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 व्यवस्था होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य गति अस्पष्ट नहीं होती है, यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य गति जो है वो अस्पष्ट होती है। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका नहीं होती है और यूकैरियोटिक में रिक्तिका होती है। प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। फिर है प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन जो है विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, ये 2 विधि है, इसके द्वारा इसमें कोशिका का विभाजन होता है। यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री द्वारा होता है। ये जो 2 तरीका है माइटोसिस और मियोसिस, इनके जरिए कोशिका का विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक केवल 1 गुणसूत्र पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है 1 से ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आते हैं कोशिका का संरचना, तो सेल स्ट्रक्चर। कोशिका का निर्माण जो है अलग अलग घटकों से होता है, जिसको हम लोग कोशिका के अंग बोलते हैं, यानी कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। जितने भी कोशिका के अंग है वो एक अलग अलग विशिष्ट कार्यों को करते हैं, तो कोशिकांग के कारण ही कोशिका जो है एक जीवित संरचना है। कोशिका के जो अंग है ना उनकी वजह से ही कोशिका में एक जीवित संरचना जैसा अनुभव होता है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं। जितने भी जीव है उनके जीवन के लिए जो जो कार्य है वो सारे कार्य इनके अंगों के द्वारा हो जाता है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव जितने भी हैं उसमें सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के जितने भी कोशिका रहेगा, सब कोशिका के अंदर इस तरह से इतने यही सब पार्ट्स रहता है, कोशिका के अंग रहता है। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से देखा जाए तो कोशिका को 3 भाग में बांटा गया है। ये है जंतु कोशिका का फिगर और ये है पादप कोशिका का फिगर। तो इस फिगर में एक होगा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे बाहर का आवरण बनता है, झिल्ली जैसा बाहर की दुनिया से बचा के रखता है इनके अंगों को। दूसरा है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर एक आपका लिक्विड और पेस्ट का एक कॉम्बिनेशन रहता है, वो द्रव्य है साइटोप्लाज्म, कोशिका प्लाज्म, और बीच में आपका ये साइड में कहीं पे भी न्यूक्लियस रहेगा। तो न्यूक्लियस, पहले आते हैं हम लोग जंतु कोशिका में।
देखिए ये जो गोल दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर में केंद्रिका होता है। और ये जो इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, इसको कोशिका, ये कोशिका नहीं है सॉरी, इसको हम लोग केंद्रिका झिल्ली कहते हैं, बिकॉज केंद्रिका को ये बाहर से ढक के रख रहा है, बाहर के जो जीव द्रव्य है उससे बचा के रख रहा है। तो इस तरह से ये हो गया केंद्रिका झिल्ली। अब केंद्रिका झिल्ली और सबसे बाहर का जो लेयर है वो है कोशिका झिल्ली। इसके बीच में बहुत सारे कोशिका के अंग है। देखिए इसको जैसे कि नाम दिया है सेंट्रोसोम। फिर ये जो लिक्विड और पेस्ट जो है ये कोशिका द्रव्य है। यहाँ पे जो ये संरचना दिया हुआ है ये अंतर्द्रव्य जालिका है। एक कुछ खुरदरी होती है, कुछ चिकनी होती है। फिर ये वाला जो पार्ट है वो राइबोसोम है। उसके दिए वाला पार्ट गोल्जी उपकरण है। देन इस पार्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। ये रिक्तिका है। फिर ये वाला पार्ट लाइसोसोम है। बाकी तो बता दिए। फिर आते हैं जंतु हो गया पादप कोशिका में। पादप कोशिका में भी वैसे ही होगा। सबसे बाहर वाला जो परत है वो हमारा होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली होता है और उसी को उसका जो लेयर होता है ना 2-3, वो कोशिका भित्ति कहलाता है। उसके अंदर कुछ लिक्विड और पेस्ट है, वो हो गया कोशिका द्रव्य। और उस द्रव्य में बहुत सारे कोशिका के अंग हैं, जैसे कि ये वाला अंग है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। फिर ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा राइबोसोम। फिर आता है अंदर वाला पार्ट, ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर में है केंद्रक, इसमें है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। फिर ये है गोल्जी उपकरण। फिर अंतर्द्रव्य जालिका में ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और लाइसोसोम है। और ये बाहर का कोशिका है, बाह्य कोशिका। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो सम्मिलित रूप है ना, इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? इस फिगर को देखने से क्या पता चल रहा है कि आपका कोशिका द्रव्य होगा, ये द्रव्य है, ये कोशिका के अंग है कोशिकांग, और बीच में न्यूक्लियस। इन तो तीनों को एक मिला लो तो एक सम्मिलित रूप बन रहा है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं। अब आते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका के सबसे बाहर का जो एक कवच रहता है वो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, ये बहुत ही पतला होता है, मुलायम होता है, लचीला झिल्ली होता है, जिसको कोशिका झिल्ली, और दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली, फिर तीसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब नाम है, ये तीनों चीज़ बोलते हैं। ये झिल्ली जीवित भी होती है और अर्धपारगम्य भी होती है। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ भी पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है। इतना पतला होता है, मुलायम और लचीला होता है कि कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है, लेकिन सभी पदार्थ नहीं आ जा सकते हैं। कुछ जो कि सेलेक्टिव पदार्थ वही आ जा सकते हैं। तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव चीज़ को ही आने जाने देगा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें आपका 2 लेयर प्रोटीन का होता है और बीच में लिपिड का 1 लेयर होता है। 2 परत प्रोटीन और इनके बीच में 1 परत लिपिड रहता है। कोशिका झिल्ली जो है एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। ये कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। जो भी आकार है उस कोशिका का, उस निश्चित आकार को बनाए रखने के लिए ये कोशिका झिल्ली काम करती है। साथ ही साथ ये कोशिका को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है, आंतरिक सहारा भी देती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोविली, विलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। जंतु कोशिका में ये जो कोशिका झिल्ली है वो इन सब चीज़ों को बनाने में सहायक होता है। क्या क्या? तो सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोविलाई, इन सब के निर्माण में मदद करती है कोशिका झिल्ली। फिर आते हैं हम कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं।
तो पादप कोशिकाएं या प्लांट सेल जो है वो चारों तरफ से एक मोटा और कड़ा आवरण द्वारा घिरा रहता है। कोशिका झिल्ली तो बहुत ही मुलायम था, लचीला था, बट कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर, कड़ा, एक मोटा लेयर रहता है और इसी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये किस में रहता है? पादप कोशिकाओं में ही रहता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं रहता है। तो जो पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है, ये भी एग्जाम में आते रहता है। तो ये कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी रहती है। इससे पहले लोग फंजाई पढ़े थे। फंजाई किस चीज़ की बनी होती है? तो वो काइटिन की बनी होती है। और ये जो है ये पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य कोशिका झिल्ली थी। कोशिका भित्ति जो है वो पारगम्य होती है। सेल्यूलोज जो एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इन्हें विभिन्न प्रकार के थिकनेस यानी स्थूलन या थिकनिंग्स मौजूद होते हैं। यह अर्ध पारगम्य नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो अर्ध पारगम्य नहीं होता है। ये पादप कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है। ये पादप कोशिकाओं को सुरक्षा और आंतरिक सहारा प्रदान करती है। ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली को भी बचाती है, उसकी भी रक्षा करती है। फिर आता है एक सेल में कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो है उसका वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है वही जीव द्रव्य होता है, जिसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। और अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण और जल, या तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, वो सब होता है कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य क्या है? एक गाढ़ा है, पारभासी है, ट्रांसलूसेंट और चिपचिपा वाला पदार्थ है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है, अलग अलग कार्यों को करती है, जिसको कोशिकांग बोलते हैं, हम लोग कोशिका के अंग बोलते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग जो है वो झिल्ली युक्त होते हैं। जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें जो भी कोशिकांग है ना वो सब में, जितने भी अंग है सब में झिल्ली होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। जो कोशिका द्रव्य है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षता पूर्वक संपन्न करती है। पहला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जितने भी उपापचयी क्रिया है उसको संपन्न करती है। जितने भी आपका कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं तो उसके लिए संपन्न करती है। तो उसमें क्या क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये भी उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। तो जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो जंतु हो या पादप हो, इन कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत ही छोटे, शाखित, झिल्ली जैसा और अनियमित नलिकाओं का एक घना सा जाल रहता है। इसी को बोलते हैं जालिका। अंदर रहता है तो अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका किस चीज़ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतः जो ये प्रद्रव्य जालिका है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती है। एक तो स्मूथ हो सकता है, दूसरा खुरदरा हो सकता है। स्मूथ वाला जो है, इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है। वही सेम चीज़ खुरदरी में क्या होता है? बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और इसमें जो चिकनी वाली, इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिपिड जो निकलता है उसके लिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। खुरदरी वाली में आपके छोटे छोटे कण होते हैं, बाहरी झिल्ली के ऊपर में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और जिनको कि राइबोसोम बोलते हैं। और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिपिड स्त्राव में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, जबकि प्रोटीन के संश्लेषण में आपका राइबोसोम उत्तरदायी है।
अंतःप्रद्रवी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। उनमें उनका जो दो प्रकार है, चिकनी वाला जो है वो वसा और कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण करने में भाग लेता है और जो खुरदरी वाली है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। वो था वसा और कोलेस्ट्रॉल चिकनी वाला और खुरदरी वाला प्रोटीन संश्लेषण में। और अंतःप्रद्रवी जालिका जो है केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। ये कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम, इसकी खोज किसने किया था? पैलेड ने किया था, 1955 ईस्वी में किया था। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को लिए स्पेशल एक सूक्ष्मदर्शी चाहिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उसी से हम इसको देख पाएंगे। और ये अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे हुए रहते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो जहाँ पे रहती है ना उसके साथ सटे हुए रहते हैं राइबोसोम, या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, या तो अकेला भी रह सकता है या तो गुच्छा में है। तो ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो पोलीराइबोसोम बोलते हैं या पोलीसोम बोलते हैं। और ये रचनाएं जो है प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। ये राइबोसोम जो है ये किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट है सी नंबर, गोल्जी उपकरण और गोल्जी इकाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये मुड़ी हुई छड़ और गुच्छों के समान प्रतीत होता है। देखने में कैसा दिखता है? एक छड़ की तरह, मुड़ा हुआ छड़ जैसा दिखता है ना, वैसे दिखता है गोल्जी उपकरण। या फिर गुच्छों के समान गुच्छा बना हुआ है, ऐसा कुछ पता चलेगा, प्रतीत होगा। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरा हुआ अनेक समांतर नलिकाओं और चपटी कुंडलियों या सिस्टरनी की समूह की तरह होते हैं। कुंडलियों के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं या वेसिकल्स स्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। गोल्जिकाई की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों में रहता है। गोल्जिकाई कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी के लाल रुधिर कणिका, जीवाणु और नीलहरित शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ यूकैरियोटिक गोल्जिकाई जो है, कुछ यूकैरियोटिक कोशिका या स्तनधारी के जो आरबीसी हैं उन सब में गोल्जिकाई नहीं पाया जाता, नीलहरित शैवाल में भी नहीं, जीवाणु में भी नहीं। और यह कोशिका का मुख्य स्त्रवण या सेक्रेटरी अंगक है। यह लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करती है। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करती है। फिर आता है लाइसोसोम। इसकी खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था 1958 ईस्वी में। बहुत सी सूक्ष्म कोशिकांग है, बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा कोशिका का अंग है और ये छोटी छोटी पुटिकाओं यानी बेसिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है और इसका आकार जो है बहुत ही छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है तब लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है। तो इसमें मौजूद जो एंजाइम है वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। परिणाम स्वरूप वो कोशिका जो है वो मर जाता है, मृत हो जाता है, जिसकी वजह से इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों और बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। ये अंतःकोशिकीय पदार्थों और अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। ये जीवाणु और विषाणु से रक्षा भी करता है। ये लाइसोसोम जो है जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस दोनों से रक्षा करता है। फिर पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमेन ने किया था 1890 ईस्वी में, बट उन्होंने नामकरण, उनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, उनका नाम उन्होंने बायोब्लास्ट रखा था। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया बेंडा, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और इनका जो आकार, साइज और आकृति है वो परिवर्तनशील होता है। यह कोशिका द्रव्य में कणों यानी कि कॉन्ड्रियोमीट्स, सूत्रों, फिलामेंट्स, छड़ों, कॉन्ड्रीकॉन्ड्स और गोलकों यानी कॉन्ड्रियो स्फीयर्स के रूप में बिखरा रहता है। उसके बाद आता है कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है। एक बाह्य झिल्ली और एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरा रहता है, और उसके बीच में एक तरल रहता है जिसको कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, कैविटी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि 36 एटीपी अणु जो कि ग्लूकोज अणु के टूटने से बनता है, 24 एटीपी जो है वो ग्रेव्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, इसलिए भी इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। फिर ऐप नंबर लवक प्लास्टिड के बारे में, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।